नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। जिस तरह से अगर बात की जाए मौजूदा हालात की, बटल बलिया की बात करूं तो वहां पर केमिकल फैक्ट्री को लेकर लगातार सवाल निशान खड़े होते जा रहे हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उस फैक्ट्री को यहां से हटाया जाए और कहीं ना कहीं जो लेबर, जो वहाँ की केमिकल फैक्ट्री में जो लेबर काम करती है, उनका भी आपने आज प्रोटेस्ट देख लिया। उनका कहना है कि इस फैक्ट्री को दोबारा खड़ा किया जाएगा और जो भी लेबर थी दोबारा वहाँ पर काम करेगी। उसके बाद देविका प्रोजेक्ट की बात करूँ तो वहाँ पर भी काफ़ी सवाल निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। इसी सब पे बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद है एकजुट के प्रधान अंकुर शर्मा जी। अंकुर जी, पहले तो आपका स्टेट समाचार में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। अंकुर जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं देविका प्रोजेक्ट की बात करूं तो लगातार देविका प्रोजेक्ट को लेकर सवाल निशान खड़े होते नजर आते हैं। एकजुट लगातार देविका प्रोजेक्ट को लेकर आवाज़ उठा रहा है। उसके बाद कई ऐसे लोग हैं हमारे उधमपुर के जो देविका प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी सवाल निशान उठा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, रिवर कंजर्वेशन ये कोई गवर्नेंस इशू नहीं, ये एक सिविलाइजेशनल इशू है और रिवर कंजर्वेशन हिंदुओं की आस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ भी मामला है। अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल एंगल टू इट, ये फेथ का भी मामला है। जो स्थान माँ गंगा को हम देते हैं, वही स्थान माँ देविका का भी है। माँ देविका और गंगा में कोई फर्क नहीं है जहाँ तक आस्था का सवाल हो। अब नेशनल रिवर कंजर्वेशन के लिए अगर कुछ पैसा आता है और उसे स्क्वेंडर अवे किया जाता है, उसे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर किया जाता है उसका, तो ये बहुत एक दुखद बात है। इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल गवर्नेंस इश्यूज़ के अलावा ये लोगों के विश्वास का भी मामला है। तो मुझे लगता है कि सरकार को एज़ फार एज जो 186 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिस तरीके से प्लानिंग हुई, जिस तरीके से उसका खर्चा हुआ, बहुत सारा पैसा ऐसे कामों के लिए डिप्लॉय किया गया जिन कामों के लिए अदरवाइज यूटी गवर्नमेंट फंडिंग देती है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो या सीवरेज डेवलपमेंट की बात हो, क्वालिटी ऑफ वर्क जो वहाँ पे हुआ उसको लेके काफ़ी सवालिया निशान है। 8-8 इंच की पाइप्स बड़े बड़े नालों से कचरा या पानी या गंदा पानी या सीवरेज का जो वाटर है वो लेने के लिए सक्षम नहीं है, वो दिखावे का काम करना। मुझे लगता है कि सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर कड़ा संज्ञान लेके एलजी मनोज सिन्हा साहब को एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए और एक रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए जिसके आधार पे कुछ इन्वेस्टिगेशन हो सके। जो ऑफिशियल्स हैं जिनकी गलत सलाह थी, या वो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने गलत तरीके से पैसे का उपयोग किया, या वो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने नेशनल रिवर कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट को इनसिंसियर तरीके से टेकअप किया, उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, क्या लगता है, जब देविका प्रोजेक्ट की बात चली थी हमारे उधमपुर में, उस वक्त एक ड्राइंग बनाई गई थी, एक चेहरा बनाया गया था देविका प्रोजेक्ट का कि इस तरह से जो है देविका प्रोजेक्ट में काम करेंगे, क्या क्या बनेगा। क्या मानते हैं कि उसी तरह से, क्योंकि आप भी आज देविका में गए, वहाँ पर आपने देखा कि किस तरह के हालात थे वहाँ की, तो आपको लगता है जो ड्राइंग बनी है तो वैसे ही सेम जो प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है? देखिए, अब टेक्निकल बातों की तो बात छोड़ दी। रिवर कंजर्वेशन में अगर आपको कोई मापदंड रखना है तो वो आपने ये देखना है कि क्या ये नदी उस तरीके से बह रही है जिस तरीके से ये 100 साल पहले बहती थी। क्या इसमें पानी है, और अगर पानी है तो क्या वो स्वच्छ पानी है, क्या वो साफ़ सुथरा पानी है। आज देविका घाट पे मैं गया था, बहुत करीब से हर एक चीज़ को देखा, और आप सब लोग तो जानते ही हैं, क्या नदी की संज्ञा भी इस समय देविका को दी जा सकती है? तो जो पानी के स्रोत हैं, जिन कारणों से पानी गंदा होता है या पानी का निरंतर स्रोत वहाँ पे बना रहे, उसके लिए कोई काम ना करना, मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी एक फेलियर है, जिसके लिए पीपल शुड बी टेकन टू द टास्क, क्योंकि 182 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। अंकुर जी, यही सवाल मैं करना चाहूँगा। बीते दिनों की बात करूँ, कुछ दिन पहले उधमपुर देविका घाट में अधजली लाशें जो थी वो पानी में बह गई। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की मतलब घटना थी, हादसा था, क्योंकि पहली बार एक ऐसी घटना होना काफ़ी शर्मनाक थी, क्योंकि कई लाशें वहाँ पर जलती हैं, काफ़ी संस्कार वहाँ पर होते हैं, पर बारिश भी लगातार महीना रहती थी।
उसके बावजूद भी जो आज जली लाशें जो है कभी पानी में नहीं बही, और जब से ये काम चल रहा है देविका प्रोजेक्ट का, और आज इस टाइम इस तरह की जो वाक्य सामने आना, क्या मानते हैं किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु इज रिस्पॉन्सिबल? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की भी, सरकार की भी कम उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। 90:10 की रेशियो से इसमें फंडिंग का इंतज़ाम किया गया है। 90% केंद्र सरकार देगी, 10% यूटी सरकार का हिस्सा होगा, और इम्प्लीमेंटेशन, ओवरसाइट ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने कुछ ऐसे काम यहाँ पे किए हैं जिसके कारण फ्लडिंग जैसी सिचुएशन आ रही है, और जो सिचुएशन कल को, अभी तो वहाँ से घाट पर से ही लाशें बहा के लेके गया पानी, कश्मीर जैसे हालात भी तो कभी बन सकते हैं। वी नेवर नो। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि झेलम की वहाँ पे जिस तरीके से एनक्रोचमेंट हुई है या पुअर प्लानिंग हुई है, तो पूरा कश्मीर सिटी एक दिन सबमर्ज हो जाएगा। वी नेवर नो। ये उधमपुर के साथ भी हो सकता है। नो, आई डोंट नो कि उतना पानी आएगा, नहीं आएगा, कब आएगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। प्रकृति से जब आप खेलते हैं तो उसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं, खतरनाक होते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक शर्मनाक डेवलपमेंट थी कि जब लाशें बह गईं, और फिर उस खबर को दबाने का भी प्रयास किया गया यूटी, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, रादर देन एक्सेप्टिंग योर फेलियर्स एंड रादर देन करेक्टिंग देम। जब आप कवरअप्स के प्रपंचों में फंस जाते हो, पड़ जाते हो, तो फिर आपकी काम करने की इच्छा शक्ति, विल खत्म हो जाती है। आप अपने फेलियर्स को जब तक ऑफिशियली या कई सही तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आप सुधार कैसे करेंगे? ये एक मानसिकता डेवलप करती है, और हमारी ब्यूरोक्रेसी में ये मानसिकता पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत खतरनाक तरीके से रही है कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन निकालना जो कवरअप्स का काम करे, जिसके कारण देश ने बहुत नुकसान सहा है। इट इज़ हाई टाइम दैट ब्यूरोक्रेसी ऑफ द स्टेट, ब्यूरोक्रेसी ऑफ द कंट्री शुड बी टेकन टू टास्क। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस स्कैम को, इस मिसएडवेंचर को, देविका के, एक टेस्ट केस बनाया जाए, एक एग्जाम्पल बनाया जाए कि किस तरीके से रिवर कंजर्वेशन हो सकती है, और उसमें पहला काम जो है वो दोषी अधिकारियों को पनिश करने का होगा। अंकुर जी, आज आप देविका में गए, देविका घाट में गए, तो आपने क्या देखा? क्या लगता है कि किस तरह का जो मौजूदा वहाँ के हालात हैं, किस तरह का काम चल रहा है? किसी भी तरीके से देविका नहीं लगती। मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता वहाँ की एक्चुअल परिस्थिति को डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता कि देविका को मैं वो संज्ञा दूं जो मैं देख के आया। उसे माँ की संज्ञा है, उसे हमारे सनातन में भगवान की संज्ञा है। मैं उन शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना चाहता जो मैं देख के आया हूँ। इतनी डेबिलिटेटिंग कंडीशन है। तो आप नहीं मानते हिंदू धर्म के साथ इस वक्त खिलवाड़ किया जा रहा है? देखिए, वो तो 70 साल से जम्मू कश्मीर में होता ही रहा, बट मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर सेकुलर फ्रेम में रह के भी इन्हें बातचीत करनी है तो इकोलॉजी, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट टू लाइफ, लाइवलीहुड, ये तो सब नदियों के साथ जुड़ा है। सो वाइल एग्जीक्यूटिंग देम, वाइल ट्राइंग टू मेक अलाइव द ओरिजिनल, द प्रिस्टीन ग्लोरी ऑफ द रिवर, आप क्यों नॉन सीरियस रहते हैं? आप क्यों करप्शन को टॉलरेट करते हैं? आप क्यों फॉल्टी डिसीजन मेकिंग को, फॉल्टी पॉलिसी मेकिंग को टॉलरेट करते हैं? आज यहाँ पे नेता लोग कहना शुरू कर रहे हैं कि पब्लिक से भी कुछ सलाह ली जाएगी। जब पॉलिसी मेकिंग होती है तो सलाह पब्लिक से उस समय ली जाती है, या पॉलिसी एग्जीक्यूशन और उसके फेलियर के बाद सलाह ली जाती है? तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके के फॉल्टी पॉलिसी इनिशिएटिव्स के लिए? तो देखिए ना अंकुर जी, जब भी कोई आज सवाल निशान उठाता है इन प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि जब काम सही नहीं होगा लोगों ने सवाल निशान उठाने हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों उनकी आवाज़ दबा रही है? देखिए, भारत में जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और मुख्य समस्याएं हैं उनका कारण ही एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी है। आप इस चीज़ को समझिए कि ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी का एंटीथीसिस है। ब्यूरोक्रेसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ सिस्टम इज एंटी डेमोक्रेटिक, और उसी मानसिकता से ये लोग ट्रेंड हैं। ये अंग्रेज चले गए, लेकिन ये अपने एजेंट पीछे छोड़ के रख गए। अंग्रेजों ने जिस ब्यूरोक्रेसी की परिकल्पना देश को गुलाम बना के रखने के लिए की थी, वही मॉडल अडॉप्ट करके उसे परपेचुएट किया जा रहा है। अंग्रेजों की ब्यूरोक्रेसी में और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी में रत्ती भर का भी कोई अंतर नहीं है। ये वो व्यक्ति हैं जो इस संगठन में रह के पावर मैक्सिमाइजेशन में बिलीव करते हैं, अपनी कुर्सी की पावर को कैसे बढ़ाया जा सके।
डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कैसे इरोड किया जा सके, और वो इन द प्रोसेस अल्टीमेटली होते हैं। जैसे मैंने बताया, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी का एंटीथीसिस है। ये ब्यूरोक्रेसी हमेशा पीपल अवॉइडिंग होगी, डेमोक्रेसी पीपल एम्ब्रेसिंग होगी। आपने देखा होगा कि आप डीसी ऑफिस जाएं, आप एसएसपी ऑफिस जाएं, आप इंजीनियर्स के ऑफिस में जाएं, या ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में कहीं भी जाएं, लोगों को अवॉइड करने की, लोगों से बात ना करने की, कामों को टालने की ज़्यादा टेंडेंसी रहती है इन लोगों के दिमाग में। दे हैव बीन ट्रेन्ड लाइक दैट, क्योंकि ये उसी सिस्टम का हिस्सा है जिस सिस्टम के जरिए अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बना के रखा। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कल को सरकार पे बिगर पिक्चर की मैं बात करूं तो डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडिया एक पहला कदम होगा, जिसके बाद इस तरीके की चीज़ें होना बंद होंगी। पहले अंग्रेजों ने लोगों को गुलाम बना दिया, अब सरकार लोगों को गुलाम बना रही है। एब्सोल्युटली, क्योंकि और उसका सोल्यूशन है, यू इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स विच हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड। आप ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के इंस्टीट्यूशंस और मैकेनिज्म्स दे आर नॉट इन प्लेस, वो इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, जिसके लिए सरकारें नहीं करती। एकजुट जम्मू का यही प्रयास है कि अगर लोग हमें मजबूत करते हैं, और जो करेंगे भी, तो विल स्टार्ट विद रिफॉर्म्स इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द सेटअप ऑफ द गवर्न पॉलिटी, चाहे वो हर तरीके से हो। तो एकजुट जम्मू की वही राजनीति। अंकुर जी, अब दूसरा सवाल मैं ये करना चाहूँगा, जिस तरह से अगर बट्टल बालिया की बात करूँ, बीते कुछ दिन पहले एक केमिकल फैक्ट्री में देर रात आग लग जाती है, जिसके बाद उस बट्टल बालिया इलाके में स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। ये भी देखने को मिला, छोटे से छोटा बच्चा उस वक्त भागते हुए वहाँ से निकल रहा था कि कहीं ना कहीं आग की चपेट में ना आए। उसके बाद उसी के अगले दिन वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो प्रदर्शन करते हैं कि इस फैक्ट्रीज को यहाँ से हटाया जाए। इवन कि ये बीते दिनों की बात नहीं, कई सालों की बात है। कई सालों से जो स्थानीय लोग हैं वो चाहते हैं कि बट्टल बालिया में जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो है एक आंतक सा माहौल बन रहा है। क्योंकि वहाँ पर जब धुआं चलता है और लोगों में एक कहर रहता है, डर रहता है कि ये हम जो हैं धुएँ के शिकार ना हो। आज की बात करूँ, आज सुबह भी वहाँ पर एक प्रोटेस्ट होता है। वहाँ की जो लेबर्स थी धनुका फैक्ट्री की, वो ये चाहती है कि जो ये फैक्ट्री यहाँ पर ही रहे, इसी को यहाँ पर ही खड़ा किया जाए और हम वहाँ पर काम करें। क्या कहना चाहेंगे सर, एकजुट जो है वो क्या इस मसले को कोर्ट तक लेगी? देखिए, हमारे वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके साथ आज मीटिंग हुई, वी स्पोक टू देम, और बहुत डिटेल में चर्चा हुई, बहुत सारे कागजात भी देखे मैंने। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन और लोगों का जिंदा रहने का हक, ये दो लार्जली इश्यूज़ हैं जिन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है। जहाँ तक केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात है, जहाँ तक पेस्टिसाइड्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ की बात है, जहाँ तक सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की बात है, ये तय है नियम में भी कि ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ के आसपास नहीं होनी चाहिए। ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, जहाँ तक लेबर कम्युनिटी का सवाल है, वो तो मैनेजमेंट के कहने पे उस तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन उनका एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन जायज़ है। तो आप मान लीजिए कि अगर वहाँ के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री को यहाँ से शिफ्ट किया जाए 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर, तो क्या उन 2000 लोगों का, जो लेबर के लोग हैं, उनका रोज़गार छिन जाएगा? अगर वो यहाँ पे आके काम कर रहे हैं और 10-10 किलोमीटर दूर से ही आते हों। देखिए, क्लोजर की डिमांड वहाँ के लोगों ने नहीं की, वहाँ के लोगों ने डिमांड की शिफ्टिंग की, और शिफ्टिंग की डिमांड करना एक कानून सम्मत डिमांड है। पोल्यूशन को लेके जो सुप्रीम कोर्ट के भी केस लॉज हैं, उसके हिसाब से भी इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ की शिफ्टिंग होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उनके साथ बात करके मुझे समझ आई, वो ये आई कि जिस समय भूमि अधिग्रहण किया जा रहा था इस एरिया का, तो भूमि अधिग्रहण के लिए जो नोटिफिकेशन निकाले थे वो निकाले गए थे कि यहाँ पे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया जाए, यानी लोगों को प्लॉट्स बांटे जाएंगे यहाँ घर बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद लैंड एक्विजिशन के बाद वो सारी एक्वायर्ड ज़मीन डिपार्टमेंट ने इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को दे दी, ताकि यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाए। तो जिस पर्पज़ के लिए लैंड एक्वायर की गई थी, ऐसा मुझे बताया गया है, अभी तक मैंने कागजात नहीं देखे, मैंने कहा है कि आप कागजात अरेंज करिए। जिस पर्पज़ के लिए एक्वायर की गई थी उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हुई, और क्लैंडस्टिनली लोगों को बिना कॉन्फिडेंस में लिए, लोगों से बिना बात शेयर किए, लोगों की ऑब्जेक्शंस बिना इनवाइट किए आपने इंडस्ट्रियल एस्टेट यहाँ पे बना दिया। और मान लीजिए आपने इंडस्ट्रियल एस्टेट बना भी दिया, आपने इतनी पॉइजनस इंडस्ट्रीज़ जो यहाँ पे ऐसे एरिया में जिनका लगना
अलाउड ही नहीं है अंडर लॉ, आपने उसके लिए भी परमिशंस दे दी। तो हमारी विस्तार से चर्चा हुई है, कुछ कागजात अरेंज करने के लिए हमने उन्हें कहा है। वहाँ कई सरपंचीज, डीडीसी मेंबर्स, कई रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उस मीटिंग में हमारे साथ थे। मुझे लगता है कि कुछ समय में सफिशेंट डॉक्यूमेंट्स हमें मिल जाएंगे। अंकुर जी क्या मानते हैं, कई सालों से वो लगातार लोग मांग कर रहे हैं इन फैक्ट्रीज को शिफ्ट किया जाए, पर कोई उनकी लोगों की बात नहीं सुन रहा। क्या मानते हैं किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे, क्यों नहीं इन फैक्ट्रीज को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है? देखिए, जो व्यक्ति इस समय चुप है, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल सर्कल्स में, उनका हाथ तो है ही। जो लोगों के साथ खड़ा नहीं हो रहा है उनका हाथ तो है ही। तो अब पॉलिटिकल सेटअप में कौन कौन लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन लोग हैं, वो तो आप सब जानते हैं। लेकिन फिर इसका सोल्यूशन ये है कि आई थिंक दे शुड मूव द कोर्ट, उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए। जो परमिशंस, एनओसीज इस इंडस्ट्री को मिली हैं उन्हें चुनौती दी जानी चाहिए। बंद करवाने के हक में वो लोग भी नहीं है, बंद करवाने के हक में हम भी नहीं है। पेस्टिसाइड्स हमारे किसान इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स की एक मार्केट है, लेबर भी जनरेट करती है इंडस्ट्री। लेकिन अगर ऐसे एक घनी आबादी वाले एरिया में इस फैक्ट्री को काम करना अलाउ किया गया तो फिर तो बहुत सीरियस परिस्थिति बन जाएगी। शिफ्टिंग में क्या प्रॉब्लम है? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब मैंने उनसे पूछा उस मीटिंग में कि क्या डिप्टी कमिश्नर उधमपुर ने आपको ये बताया कि इस एक्सीडेंट के बाद उन्होंने कोई कमेटी कंस्टिट्यूट की है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, किसकी गलती थी, वैसी कोई रिपोर्ट बनाई जा सके, फ्यूचर में इस तरीके के एक्सीडेंट्स को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है उस पर कोई रिपोर्ट बनाई जा सके, किसकी गलती थी उसे पनिश किया जा सके, लोगों के ऊपर क्या असर हुआ इस एक्सीडेंट का, या अगर ये एक्सीडेंट की इंटेंसिटी 10 टाइम्स हायर होती, 5 टाइम्स हायर होती, डबल होती, क्या असर होता। वैसी कोई कमेटी गठित की गई एक्सपर्ट्स की जो ये रिपोर्ट उनके सामने रखे ताकि कोई निर्णय लिया जा सके लोगों के हित में। तो उन्होंने सुनिए तो उन्होंने बोला कि ऐसी किसी कमेटी के गठन का ज्ञान हमें नहीं, और हम ये समझते हैं कि ऐसी कोई कमेटी गठित की भी नहीं गई। तो जो पहला स्टेप था जो डिप्टी कमिश्नर उधमपुर को लेना चाहिए था, या एलजी मनोज सिन्हा को आदेश देने चाहिए थे, क्योंकि ये कोई सीरियस इंसिडेंट है, ये कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं है। भोपाल गैस ट्रेजेडी को आप याद करिए, मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर एक इंसिडेंट अगर बड़ा हो जाता, कहीं ब्लास्ट हो जाता, इन्फ्लेमेबल मटेरियल अंदर है, तो क्या ये रुक लेता? वी डोंट नो। लेकिन आप उन ट्रेजेडीज को याद करिए जो इस तरीके की इंडस्ट्रीज के कारण ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो कम से कम अपनी टीम्स तो अपॉइंट करिए जो कम से कम आपको रिपोर्ट सबमिट करें कि क्या इशू है। तो वो भी अभी तक नहीं हुआ है। पर्दे डालने की कोशिश की जा रही है, लोगों की सुनवाई कोई करता नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने कुछ वर्ष पूर्व एक रिपोर्ट बनाई थी, वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी, ऑफिशियल रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूटी ऑफ JNK, जिसमें लिखा कि एवर सिंस द इंस्टॉलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जब से यहाँ पे इंडस्ट्री लगी है उसके बाद से आसपास के एरियाज में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो कम हो गई है। और उसमें कारण ये लिखा था कि ये कमी आई है सीमेंट और केमिकल फैक्ट्रीज के यहाँ लगने के कारण। धरती बंजर कर दी, ज़मीनों, फसलों पे असर डाला। और आप सब जानते हैं, और रठायन हो या बाकी सारे बट्टल वाले एरियाज़ हों, कितने ही जो एरियाज़ हैं मैक्सिमम लोगों का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, और आपने उनकी ज़मीनों में जहर मिला दिया। तो उन रिपोर्ट्स पे कौन कार्रवाई करेगा? क्या डिप्टी कमिश्नर उधमपुर को उस रिपोर्ट का संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? क्या लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए उस एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रा भी शर्म नहीं आती? क्या उन रिपोर्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन करते, उन रिकमेंडेशंस को मानते हुए, अडॉप्ट करते हुए, क्या ये हादसा होने से पहले ही निर्णय नहीं ये लिया जाना चाहिए था कि इस तरीके की इंडस्ट्री को शिफ्ट करेंगे? मैं केवल एक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइप ऑफ इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जिसे शिफ्ट किया जा सकता है। और अगर ये भी पॉसिबल है कि वो एग्रीकल्चरल लैंड ऑल सराउंडिंग है जो एक्वायर की थी, वो भी एग्रीकल्चर थी और धोखे से एक्वायर की थी हाउसिंग के लिए, दे दी इंडस्ट्री को, अगर इंडस्ट्रियल यूनिट ही कहीं और शिफ्ट किया जा सके, उस पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन इमीडिएटली जो डेंजरस इंडस्ट्रीज हैं उन्हें तो शिफ्ट करने का जिम्मा सरकार को उठाना चाहिए। ये वेट किसका करते हैं? जब तक लोग नहीं मरेंगे बड़े हादसे में, क्या ये तब तक रुके रहेंगे? या शुड दे टेक सम प्रिवेंटिव एक्शंस आल्सो? यही मेरा कहना है। अंकुर जी, आज आपने भी सुना होगा कि वहाँ पर बीते 2 दिन पहले 3 गायों की वहाँ मृत्यु हो जाती है। उसके पहले की बात करूँ, वहाँ पर सेरिकल्चर डिपार्टमेंट हुआ करता था, वो कहीं ना वहाँ पर बंद हो गया। क्या कहते हैं, अब कौन इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? क्योंकि गाय एक हमारी कहा जाता है गौ माता है, उनकी जो है परसों मृत्यु हो गई उसी उन्हीं फैक्ट्रीज की वजह से। नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि डिप्टी कमिश्नर, खासकर
उधमपुर की ये जिम्मेवारी थी कि एक इमीडिएटली एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करें, उन्हें अपॉइंट करें, या आप नहीं कर सकते हैं तो उच्च अधिकारियों को कहें जो इस पर रिपोर्ट सबमिट करें गवर्नमेंट को कि हादसा कैसे हुआ, इस हादसे का प्रभाव क्या हुआ, ये हादसा अगर बड़ा होता तो उसके क्या प्रभाव हो सकते थे, लोगों की ज़िंदगी पे, हेल्थ पे, पशुओं की ज़िंदगी पे, गौ माता की ज़िंदगी पे, बाकी लिविंग क्रिएचर्स की ज़िंदगी पे, अगर ये फैक्ट्री यहाँ पे काम कर रही है उसका क्या असर हो सकता है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट करें। दूध का दूध, पानी का पानी होता, लोगों की डिमांड भी मानी जाती। अंत में ये पूछना चाहूँगा, अब एकजुट जो है लोगों के लिए अब क्या करेगा? देखिए, हमारी उनसे चर्चा हुई है। एजिटेशन एक रास्ता है जिसके ज़रिए आप सरकार के घुटने टिकवाते हैं, वो ऑलरेडी चल रहा है। कोर्ट में जाके भी इस इशू को टेकअप करने का प्लान अभी बना है। कुछ कागजात अरेंज करवाने के लिए बताया गया है, कुछ एप्लीकेशन अंडर आरटीआई फाइल करने के लिए कहा गया है, कुछ रिप्रेजेंटेशन फाइल करने के लिए कहा गया है, डिप्टी कमिश्नर से मिलकर कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स अपॉइंट करने के लिए कहा गया है। मुझे लगता है कि 10-15 दिन तक ये कार्य हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सीरियस हैं या नहीं हैं, या एलजी मनोज सिन्हा सीरियस हैं या नहीं है इस एक्सीडेंट को लेके। क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा ये तो सोच के घर नहीं बैठे रह सकते ना कि ये तो एक माइनर फायर इंसिडेंट था, इसमें तो कोई मरा नहीं, जब 150 लोग मरेंगे तब एलजी का रोल आएगा, ऐसा तो नहीं सोच सकते। उनकी जिम्मेवारी है। तो अगर ये कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स अपॉइंट करते हैं, उसकी रिपोर्ट के आधार पर अगर हमें संतुष्टि मिलती है तो हम घर बैठेंगे, नहीं मिलती है तो कोर्ट का ऑप्शन लोगों के लिए खुला है और कोर्ट में जाने के लिए लोग पूर्णतः तैयार हैं। जी धन्यवाद जी। तो ये थे एकजुट के प्रधान एडवोकेट अंकुश शर्मा जी, जिस तरह से लगातार कई सवाल निशान देविका प्रोजेक्ट व बटलबालिया के धनुका फैक्ट्री पर उठाए जा रहे थे कि धनुका फैक्ट्री को कहीं और जगह शिफ्ट किया जाए ताकि लोगों के साथ खिलवाड़ ना हो, लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ ना हो। वहीं अगर देविका प्रोजेक्ट की बात करूं तो वहाँ पर जिस तरह से लगातार जो लोगों के साथ वहाँ पर जिस तरह से वहाँ पर भी कुछ ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है, सवाल निशान देविका प्रोजेक्ट को लेकर किया जा रहे हैं, उस पर भी हमने इनसे बात की। तो जल्द ही एकजुट जो है बटलबाली धनुका फैक्ट्री को लेकर जो धनुका फैक्ट्री है उसको कहीं ना कहीं कोर्ट में लेकर जो है घसीटेगा। अब आखिरकार आगे क्या कारण आता है, क्या प्रतिक्रिया होती है, वो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।